को लेके अगर हम बात करें पूरे भारत की, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार में बात करें या पश्चिम बंगाल में बात करें, जिस तरह से नामों को कटौती को लेके विपक्ष नेता ने पक्ष के नेताओं पे जो आरोप लगाया, उसको कहीं न कहीं देखा जा रहा है। कह सकते हैं कि राजस्थान में देखा गया था एसआईआर को लेके, जब इसकी जांच शुरू हो रहा था, जब इसका नाम आ रहा था, कह सकते हैं कि तो पहचान पत्र नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि घुसपैठिया अपने भारत में ना आए, वो बाहर से आते हैं, अपनी पहचान पत्र बना के कहीं न कहीं गलत गतिविधियाँ की जाती है। उसी को रोकथाम को लेके, ये एसआईआर को लेके जिस तरह से मामला उठा, हाई कोर्ट में गया, यानी आरोपों का जो दौर था, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, उसको आपने देखा। इन्हीं सब विषय में आज हमारे साथ राहुल गोस्वामी जी हैं। राहुल गोस्वामी जी, जिस तरह से देखा जा रहा है एसआईआर को लेके, कितना तूल पकड़ा, धरना प्रदर्शन, यानी दिल्ली से लेके राजस्थान, राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश, यानी कोई ऐसा राज्य नहीं बचा जो इनमें धरना प्रदर्शन नहीं हुए। कह सकते हैं कि दोनों ही नेताओं की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इसमें लगे थे इन्वेस्टिगेशन करने में, ऐसा नहीं हो कि किसी का गलत नाम कट जाए, ये भी आपने देखा है। तो किस तरह से, जिस तरह से हाईकोर्ट का कल टिप्पणी आई, आप किस तरह से ये देख रहे हैं कि क्या आगे की रणनीति होगी निर्वाचन आयोग की? देखिए, कोर्ट ने टू बी फ्रैंक एक बात कही है कल के इसमें कि यदि एसआईआर में नाम कटा है तो इसका अर्थ ये ना समझा जाए कि वो देश का नागरिक नहीं है। वो देश का नागरिक है, उसके बाद दस्तावेज नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो वो प्रक्रिया के अंतर्गत पेश करके अपना नाम जुड़वा सकता है जिसका नाम कटा है। ठीक है, जिसका नाम कटा है उसको वेदना होना स्वाभाविक है, परंतु एसआईआर को जिस तरीके से कोर्ट ने वैध ठहराया है, उसके बाद जो सरकार पर उंगली उठी, सरकार के जो है एसआईआर की प्रक्रिया पर उंगली उठी कि घुसपैठियों को का नाम काटने के नाम पर वैध लोगों का नाम काटा जा रहा है, जो देश के नागरिक हैं उनका नाम काटा जा रहा है। उसको लेकर के जो याचिका जिसने भी दायर की थी, उस याचिका का एक जो है पटाक्षेप हो गया कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के आदेश के, कोर्ट के इस रवैये के माध्यम से, इस निष्कर्ष के माध्यम से कि एसआईआर अवैध नहीं है। उसका उद्देश्य, उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि फला फला लोगों का नाम काटा जाए, किसी जाति का, वर्ग विशेष का, या किसी का नाम काटा जाए। क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि राजधानी दिल्ली, आपने कोलकाता और बंगाल और राजस्थान की भी बहुत बड़ी इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी बस्तियां बन गई थी, अवैध बस्तियां बन गई थी। उन्होंने स्थानीय जो है प्रशासन से, भले ही कोई भी जिला प्रशासन कहे, पुलिस प्रशासन कहे, उनको अंधेरे में रखकर इस डिजिटलाइजेशन के जमाने में भी अवैध अपने आधार कार्ड बना लिए थे और अवैध अपने पहचान पत्र बना करके वो नागरिक के रूप में यहाँ पे रह रहे थे, मतदाता, अवैध मतदाता के रूप में यहाँ पे रह रहे थे। तो उसी को एक रिफाइन करने के उद्देश्य से कि वैध लोग, वैध मतदाता ही भारत में मताधिकार का अधिकार रखें और अवैध मतदाता नहीं रखें, इस उद्देश्य से सरकार ने एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू किया था। बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरह से विपक्ष के नेता हमलावर हो रहे थे, हम सबसे पहले राजस्थान की बात कर लें। राजस्थान में करीब 41 लाख लोगों का नाम काटा गया, मगर उनको मौका दिया गया। मौका ये दिया गया कि आपका नाम कटा हुआ है, जो डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन करने के लिए मांगी गई थी, वो आपका समय भी दिया गया था कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स आप जमा करा देते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी देखा जा रहा है कि हर राज्य का आदमी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। जैसे मैं राजस्थान में रह रहा हूँ, राजस्थान से मुझे कर्नाटक जाना है, तो कई वर्षों से वहाँ जॉब कर रहे हैं, वहाँ धंधे कर रहे हैं, यानी वहाँ के प्रवासी बन गए। तो जब पिछला रिकॉर्ड देखा जाए, कहा गया था 2003 से पहले का रिकॉर्ड, अगर वो रिकॉर्ड मिलता है तो वो एसआईआर फॉर्म में कई ऐसे समस्याएं देखी भी गई थी। अगर हकीकत सच्चाई देखी जाए, जिस तरह से ये देखा गया था, जिस तरह से नाम काटे गए थे, जिस तरह मौके दिए गए थे, ये भी कहा गया था अगर आप फॉर्म को फिलअप पुटअप नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में आपके घर पे, यानी प्रशासन की तरफ से, यानी आपका जिले के कलेक्टर की तरफ से आपको एक नोटिस दिया जाएगा, उस नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। ये किस तरह से देख रहे हैं, जो इतनी कह सकते हैं कि जांच का विषय है, जो प्रवासी राजस्थानी, उनको कितनी समस्याएं आई थी,
क्योंकि चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये परेशानियां थी और नाम काटा भी गया। इन समस्याओं का हल भी बताया गया प्रशासन की तरफ से, ये हल है, इसके साथ ये काम कर सकते हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रिया थी उसके अंतर्गत आम नागरिक को परेशानी आई। मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे खुद को परेशानी आई, परंतु जब संबंधित बीएलओ से संपर्क किया और उन्होंने जो है किसी भी मेरे सहित जिसको भी दिक्कत महसूस हुई उसको ये बताया कि उनके पिता, उनके परिवार के किसी भी सदस्य जिनका, जब वो, क्योंकि 2003 में हम जैसे बहुत से लोग बालिग नहीं थे, तो उस समय की उनके पिता, उनके अभिभावकों की भाग संख्या, क्रम संख्या, जो भी वोटर लिस्ट के अंदर जो भी उनकी स्टेटस था, उसको देख करके उन संख्याओं के आधार पर ही उसका निकाला गया, पिछला रिकॉर्ड निकाला गया। और जो वैध थे उसमें एकदम लिस्ट पे आ गए, जो अवैध थे वो लिस्ट से बाहर हो गए। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा था। बहुत सी जगह आप जाते हो सरकारी दफ्तरों में, आपको इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, आपको इरिटेशन होती है, कई मर्तबा इरिटेशन होती है, पर आजकल जमाना जो है डिजिटलाइजेशन का जमाना है। बहुत से लोगों को यह आपत्ति हुई कि 2003 का रिकॉर्ड तो कहीं उपलब्ध भी नहीं है, वो कंप्यूटराइज भी नहीं हुआ है, उसके भी सरकार ने कोई ना कोई विकल्प निकाले। बहुत से लोग अवसाद में आए, मानसिक परेशान हुए, हमारा तो नाम ही कट गया, अब क्या होगा। बीएलओज ने उनको कन्विंस किया, कहीं ना कहीं बीएलओज भी कुछ भ्रमित थे, तो उन बीएलओज को ट्रेनिंग के अंदर बताया गया कि ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और किसी को भी, किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। प्रक्रिया के अंतर्गत वो आवेदन कर सकते हैं और दोबारा अपना नाम जुड़वा सकते हैं, उसका हर तरह से विकल्प रखा गया। अगर राहुल जी, अगर देखा जाए जिस तरह से ये समस्या 2003 का है, जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, कहीं न कहीं देखा जाए तो उसमें एक डॉक्यूमेंट्स ऐसा मांगे थे कि जैसे मैं हूँ, मेरी पत्नी है, पत्नी का डॉक्यूमेंट उनके पीहर पक्ष से मंगाया जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जब पीहर पक्ष से मंगाया गया, ये भी जो कह सकते हैं एक पीड़ित परिवार का, ये एक भी इसका पार्ट ही था, तो उनके परिवार में था, वो भी एक समस्या आया था, मगर उसका भी समस्या हल किया गया था। मगर जब नामों की कटौती हुई, तब विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि कहीं न कहीं जिस तरह से नाम काटे जा रहे हैं, ये वोट कम ज़्यादा करने की बात की जा रही है, क्योंकि आने वाले चुनाव में अगर नाम काटे जाते हैं तो नेताओं को फ़ायदा और नुकसान की बात की गई थी। अगर देखा गया जिस तरह से जयपुर में आप देखें, रामगंज की साइड में, शास्त्री नगर साइड में, इस साइड में जो कच्ची बस्तियाँ थीं, वहाँ कई लोग नाम काटे गए। तो यहाँ आरोप लगा जातिवाद का, विपक्ष के नेताओं ने लगाया कि जातिवाद है, यहाँ से नाम ये काटे जा रहे हैं, मगर ये एक वोट का जरिया है। हिंदू मुस्लिम सिख की बात करके उनको वोट का जरिया करके उनको हटाया जा रहा है। तो इस तरह से राजस्थान को देखा जाए, अदर जिलों में बात की गई थी, वहाँ भी यही हाल हुआ। अगर हम बात करें अन्य राज्यों की, बात करें, है जो आरोपों का दौर है, क्या वोटों की गणित भी समझा जाए, या कि निर्वाचन आयोग की तरफ से एक निष्पक्ष जांच की बात की गई थी, एक निष्पक्ष डाटा इकट्ठा करने की बात की गई थी, घुसपैठी कहीं न कहीं अपने देश में ना आ पाए। देखिए, कोई भी तरीके का प्रयोग होता है तो उस प्रयोग से, प्रयोग करने वाले को भी उस स्टेप से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के रूप में यदि स्टैंडिंग गवर्नमेंट ने एसआईआर करवाया, केंद्र ने करवाया, तो बहुत सी चीजें ऐसी देखी गई। जयपुर के अंदर उदाहरण देता हूं, जो विधानसभा क्षेत्र भाजपा के परंपरागत गढ़ माने जाते हैं या प्रभाव क्षेत्र माने जाते हैं, उन प्रभाव क्षेत्रों में जब एक इंटरनल बातें आई तो भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने, कुछ जो चुनाव के अंदर बूथों के अंदर बैठते हैं, उन लोगों ने भी बताया कि उनका परंपरागत कोर वोटर का बहुत बड़ा वर्ग जो है उससे प्रभावित यूं हुआ कि उनका नाम भी कट गया। तो नुकसान तो ये जो करवाने वाला है सर्वे या फिर जो एसआईआर करवाने वाली पार्टी है उसको भी उठाना पड़ा। विपक्ष का आरोप लाजमी था कि भाई जातिगत आधार पर, जाति विशेष को टारगेट करके ये किया जा रहा है, परंतु भाजपा ने अपना पक्ष ये रखा। इस पक्ष से विपक्ष सहमत था, नहीं सहमत था, ये बात अलग है, क्योंकि विपक्ष का स्वाभाविक है कि राजनीति विपक्ष की होती है विरोध करने की, और सत्ता पक्ष की उस विरोध को का जो है पटाक्षेप करने की, उस विरोध के संबंध में अपना पक्ष रखने की। तो स्थितियां यहाँ ये हुई कि दोनों ही पार्टी, नहीं कह रहा मैं, निर्दलीय दोनों पार्टी जिन जिन के प्रभाव क्षेत्र जो होते हैं वहां उनका बड़ा कोर वोट जो है वो प्रभावित हुआ। बंगाल चुनाव उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बंगाल चुनाव का पूरा सीनेरियो
जो है वो चेंज हो गया। कम से कम 2 दशक की राजनीति वहां चेंज हो गई। इसके लिए बहुत बड़ा दारोमदार एसआईआर को माना जाता है कि बड़ी संख्या में घुसपैठियों के नाम वहां काट दिए गए। राहुल जी, इसी के साथ साथ हम चर्चा करना चाहेंगे, एसआईआर तो एक जांच का विषय था, उसमें जांच हो रहे थे, अपने डॉक्यूमेंट जमा कराया जा रहा है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ जनगणना को देखा जाए, जनगणना की मांग 2011 में की गई थी, 2011 में हुआ था, उसको ओपन नहीं किया गया। मगर जब 2021 में लोकसभा चुनाव में जनगणना की चर्चा हुई, राजनाथ सिंह को उसके टीम का मेंबर बनाया गया। जब उस समय कोरोना काल आया, कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हुआ। उसके बाद अगर देखा जाए 2025 में जिस तरह से लोकसभा में जनगणना का चर्चा हुआ कि जनगणना अब देश में होगा, उन सबको लेके वाह वाह या लूटी गई। विपक्ष के नेता कह सकते हैं कि ये हमने पहले ही कहा था कि जनगणना कराई जाए, तो वाह वाह या लूटना स्वाभाविक है, लेते ही हैं। बिल्कुल। इसी के साथ साथ देखा जाए कि अपने भारत में करीब 45 लाख जातियां हैं। उसी के साथ साथ इस बार का जो जनगणना है वो रोचक देखने को मिल रहा है। जनगणना के साथ साथ आप देख रहे हो कि अपनी जाति तो बतानी है, इसी साथ आपको गोत्र भी बताने हैं। क्यों? एक प्रक्रिया के तहत आपके पास मकान कौन सा है, आपके पास जमीन कितनी है, आपके पास गाड़ियां कितनी है, आपके पास और कितने संसाधन हैं, उन सबको दिया जा रहा है। मगर कई ऐसे जनगणना में है जो अपने सामान को, अपने उचित जो हम संसाधन यूज कर रहे हैं उसको उजागर नहीं करना चाहते हैं। ये किस तरह देखा जा रहा है जनगणना को लेकर? जिस तरह से जनगणना की तैयारियां शुरू हो चुकी है, देखा जाए तो मई के महीने से ये शुरुआत हो चुका है। किस तरह देखेंगे आप राहुल जी, किस तरह से ये प्रक्रिया पूरी होने में टाइम लगेगा? देखिए, जनगणना के जो भी पॉइंट्स बनाए गए हैं उन पॉइंट्स को तो किसी भी नागरिक को है उसको छुपाया, अपने उस पॉइंट्स में से किसी भी जो भी क्वेश्चंस रखे गए हैं, जो भी पॉइंट्स रखे गए हैं, उसको वो गोपनीय रख नहीं सकता, क्योंकि एक भी पॉइंट गोपनीय रखा तो जनगणना प्रभावित होगी। अब ये स्वाभाविक है कि जनगणना होती है तो जनगणना में कई तरह की चीजें पूछी जाती हैं, जैसे आप बता रहे हैं, कोई आर्थिक क्या है, सोर्सेज क्या है, वो है, जो भी पॉइंट्स रखे गए हैं। केवल यही नहीं कि मैं, मेरा नाम राहुल है तो राहुल नाम है, पिता का नाम ये है, ये तो एक सामान्य जनगणना हो गई। उस जनगणना के कई और भी पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को बना करके उसका पूरा एक डेटा बनाया जाएगा। उस डेटा को जो है फीड किया जाएगा, फीड करके उसे लंबे समय के लिए रखा जाएगा। अब डिजिटाइजेशन के जमाने का जो है कोई भी आंकड़े संग्रहित करने का जो है वो तरीका अलग हो गया है। पहले क्योंकि सब मैनुअल कागजी होता था तो कागजी में अलग तरीके का होता था, अब एक अलग तरीके का होता है, क्योंकि टेक्निक जो है वो बहुत साउंड हो चुकी है, आगे जा चुकी है। तो आपत्ति होना स्वाभाविक है। मेरे पास भी आके कोई जनगणना का जो कर्मचारी आके पूछेगा, बहुत सी ऐसी चीजें पूछेगा, हो सकता है मुझको भी आपत्ति हो, पर उसको जो ट्रेनिंग दी गई है, उसको जो दस्तावेज के अंदर पॉइंट दर पॉइंट जो बनाए गए हैं उसको फुलफिल करना उसके लिए भी जरूरी होगा, उसकी ड्यूटी होगी। ये आगे जाकर किसी बड़े उद्देश्य के लिए ही जनगणना होगी। इसे एक नागरिक के रूप में उस कर्मचारी का सहयोग करना हमारा धर्म बनता है। बिल्कुल राहुल जी, अगर देखा जाए जनगणना तो किया जा रहा है, मगर इतने कर्मचारी कहाँ से आएंगे? क्योंकि समस्या ये देखा जा रहा है, जो सरकारी टीचर हैं अभी स्कूलों से बच्चों को पढ़ा के निकले हैं, वो अपनी छुट्टियां मांग रहे हैं, क्योंकि उनको भी एक आराम करने का एक दायित्व बनता है। इसी के साथ साथ जो कर्मचारी लगाए गए हैं उनके ऊपर आप देख रहे हैं, अगर हम जयपुर की बात करें, अगर प्रतापनगर कल एक खबर पढ़ रहे हैं तो उसमें ये देखा जा रहा है कि एक थाने के अंदर अगर जनगणना में जो कर्मचारी लगाए जा रहे हैं उनकी जो डिटेल है उस क्षेत्र की उस थाने में दी जाएगी। अगर आप जनगणना में कोई कोताही बरतते हैं, कोई अगर समस्या आती है, या अगर उस एरिया में आप नहीं पहुंचते हैं, तो उनके ऊपर एफआईआर का भी प्रावधान लागू करने की बात की जा रही है। तो ये किस तरह से, क्या सरकारी कर्मचारियों पर दबाव है या सामाजिक संगठन के लोग हैं वो भी उनके साथ लग रहे हैं? तो क्या सरकारी कर्मचारी हो, सामाजिक संगठन हो, या उस एरिया के और समाजकर्ता हैं, उनके पर क्या ये दबाव का प्रेशर है या कुछ और? देखिए, नागरिक दायित्व से जुड़ी सीधी एक जो है प्रक्रिया है। इसमें नागरिकों का दायित्व तय किया गया है कि आपको ये जानकारियां देनी पड़ेंगी। जानकारियां छुपाने पर जो है इस तरह के जो आपने बताई जो व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वाभाविक है कि कोई भी नागरिक, आप और हम भी इससे असहज महसूस कर सकते हैं, परंतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिस तरीके से दूसरे कार्यक्रम होते हैं,
स्वास्थ्य को लेकर पल्स पोलियो अभियान होता है या दूसरे कार्यक्रम होते हैं, एसआईआर हुआ, तो उसी तरह ये जनगणना है। रही बात मेन पावर की, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। कुछ आपने देखा होगा शिक्षक संगठन, कर्मचारी संगठनों ने भी यह मांग उठाई है कि भाई शिक्षक भी इंसान हैं, उनको भी आराम करने का अधिकार है। एसआईआर से मुक्त हुए जनगणना में लग गए, जनगणना से मुक्त हुए कभी कई मरतबा पशुगणना में लग गए, तो वो अपने लिए जीवन, एक व्यक्तिगत जीवन कब जी पाए। परंतु क्योंकि इतना बड़ा देश है, चीन के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन का देश है, तो इसके लिए जनगणना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण अभियान है। इस अभियान में हमें खरा उतरना है, नागरिकों को अपना दायित्व समझना है और कर्मचारियों को जो है अपना दायित्व समझना है। बिल्कुल, अगर देखा जाए एक भारत देश में अगर कहा जाए तो करीब 148 करोड़ जनता है। कहीं न कहीं जिस तरह से एसआईआर का लोग लेकर जिस तरह से सरकारी कर्मचारी हैं, उनके परिवार भी हैं, उनके लोग भी हैं, उनको भी परिवार साथ समय देना चाहिए। कहीं न कहीं जिस तरह से समस्याएँ आती हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसमें अलग से कोई ऐसा संगठन, अलग से कोई ऐसे कर्मचारी लगाए जाए, तो इनको भी कहीं न कहीं सहयोग देने की बात की जा सकती है। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं एसआईआर को लेके, जिस तरह से चर्चा किया, जिस तरह से हाई कोर्ट की टिप्पणी आई, उन्होंने कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग का बिल्कुल क्लीन चिट मिल गया। उसी के साथ-साथ आप देख सकते हैं जनगणना को लेके जिस तरह से काम किए जा रहे हैं, कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि 2027 तक इसको जनगणना को देश में लाके बता दिया जाए कि अपने देश की जनगणना में कितने लोग रहते हैं, कितनी जातियाँ हैं, इन सबको देखते हैं। केबीपी टाइम के साथ हरनाम सिंह, जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू को बड़ी राहत देने से इनकार करते हुए उनकी आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। हालांकि अदालत ने उन्हें गैंगरेप के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन अन्य गंभीर आरोपों में दोष सिद्धि और सजा यथावत रखी गई है। साथ ही उन्हें सरेंडर करने का भी आदेश दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ में जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने आसाराम समेत 3 आरोपियों की ओर से दायर अपीलों पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्र कैद की सजा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने गैंगरेप से जुड़े आरोपों पर विचार करते हुए आसाराम को उस विशेष आरोप से राहत दी। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गैंगरेप की धारा में दोष सिद्ध नहीं होता, लेकिन अन्य आरोप पर्याप्त रूप से साबित होते हैं। इसी वजह से उनकी बाकी